वेलकम बैक टू द चैनल बायो क्लासेस। बायो क्लासेस आपके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 12th के जेनेटिक्स पोर्शन का लेक्चर कर रहे थे, उसको स्टडी कर रहे थे, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोडेड हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसे देख लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इससे मदद मिल सके। चैप्टर 1, 2, 3 में हमने बात की थी, मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ा था, टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे, इसके अलावा जीन इंटरेक्शन पढ़ा है, सेक्स डिटर्मिनेशन, और आपने लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जीन मैपिंग भी आपने देखी है। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस चैप्टर का एक छोटा टॉपिक है जिसे कहते हैं हम जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन टर्म मतलब होता है, म्यूटेशन मतलब होता है कि जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं उनमें अगर कोई चेंज ऐसा हो जिसके वजह से उस ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में चेंज हो, उसके फिनोटाइप में कोई वेरिएशन हो, उसके किसी कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन हो, तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। इस फिनोमेनन को कहते हैं म्यूटेशन। ये किस तरह से होता है? जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बना है? क्रोमोसोम्स जो होते हैं, हम अभी यूकैरियोट्स की ही बात कर रहे हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बने होते हैं डीएनए और एक प्रोटीन जिसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये डीएनए डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। डीएनए जो होता है ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स से। 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ए, जी, टी और सी। ये न्यूक्लियोटाइड्स किसी भी पैटर्न में अरेंज होते हैं और डीएनए सीक्वेंस बनाते हैं। जैसे कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। ये 26 अल्फाबेट्स किसी भी तरह से अरेंज होकर के मिलियंस ऑफ वर्ड्स बनाते हैं। उसी तरह से ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स किसी भी तरह से अरेंज होकर के बहुत सारे हजारों जीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सीक्वेंस है ए, जी, टी, सी, ए, कुछ भी हो सकता है ये, तो ये मिलकर के क्या बनाता है? ये मिलकर के बनाते हैं डीएनए सीक्वेंस, और ये डीएनए सीक्वेंस ही बनाते हैं क्रोमोसोम्स। जीन्स क्या है? जीन्स वो हैं डीएनए सीक्वेंस का वो पार्ट डीएनए सीक्वेंस का जो किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो किसी ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम कहते हैं जीन। ठीक है, से ह्यूमन बीइंग की बात करें हम, तो क्रोमोसोम में 97% डीएनए का जो 97% होता है वो यूजलेस होता है। केवल 3% ही हमारे काम का होता है, जो जिसपे जीन्स होते हैं और जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कलर कैसा है किसी इंसान का, या जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, फेशियल फीचर्स कैसे हैं, यहाँ तक कि आदतें कैसी हैं, ये सारे जीन्स के वजह से ही होते हैं। हेयर का कलर कैसा है, आंखों का कलर कैसा है, तो बहुत सारे हैं ऐसे फिनोटाइपिक वेरिएशंस, हाइट कैसी है, तो ये सारे जीन्स के वजह से ही होते हैं। इन जीन्स में वेरिएशन, ये जीन्स जो होते हैं वो सब में अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी जीनोटाइपिक चेंजेस होते हैं, जिसमें हमने एलील की बात की थी कि डिफरेंट एलील्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो ये एलील्स किसके होते हैं? ये एलील्स जीन्स के होते हैं। और ये जीन्स कहाँ है ह्यूमन बींग्स में? ये 3% सीक्वेंस ही है। तो अगर ये डीएनए है, उस पे सीक्वेंस पूरा प्रेजेंट है, तो इसका कुछ पोर्शन जो होगा वो किसी कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
बाकी पोर्शन कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई चेंज होता है, जो पोर्शन कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वहाँ पे अगर कोई चेंज हो तो उस इंसान के या उस ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में, उसके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन वो पोर्शन डीएनए का जो कि जीन बनाता है, मतलब जो कि कोई कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उस पोर्शन में अगर किसी तरह का चेंज हो जाए तो उसके कैरेक्टरिस्टिक में, उसमें फिनोटाइपिक वेरिएशन पाया जाएगा। इस तरह से जो अचानक चेंजेस जीन में आ जाते हैं उन्हीं को हम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, जिन ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होता है उसको हम कहते हैं म्यूटेंट। अब ये म्यूटेशन और क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेंट्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिकम्बिनेंट्स में बनते कैसे हैं? क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं। कैसे बनते हैं? होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये आपस में काइस्मा फॉर्म करते हैं। इसका पोर्शन कुछ टूट के यहाँ आ गया दूसरे क्रोमेटिड में, इसका पोर्शन टूट के यहाँ आ गया, तो ये क्रॉसिंग ओवर है, ये रिकम्बिनेंट बनाएंगे। लेकिन जीन में, ये जीन म्यूटेशन में क्या होता है, म्यूटेशन में क्या होता है कि अचानक कोई चेंज हो, कुछ न्यूक्लियोटाइड अचानक से गायब हो जाएं या एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स वहां पर आ जाएं, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, ये रिकम्बिनेशन नहीं है। क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या है? क्रोमोसोमल एब्रेशन है कि अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, डीएनए सीक्वेंस है जिस पे जीन्स हैं जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसका कोई एक पोर्शन अगर यहाँ से डिलीट हो गया, गायब हो गया, या कोई पोर्शन जो है वो इंसर्ट हो गया यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के डीएनए सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, इसका कुछ पोर्शन टूट के यहाँ आ गया, ठीक है, रिकम्बिनेशन की वजह से नहीं, इसका कुछ पोर्शन टूट के यहाँ आ गया और ये ऐड होकर के इस तरह बना लेगा। इस तरह का सीक्वेंस बना लेगा। तो इसमें क्या हुआ? इंसर्शन हुआ, या फिर कोई पोर्शन निकल गया तो यहाँ पे क्या हुआ? डिलीशन हुआ। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, इसके वजह से जो चेंजेस होंगे, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है, उनमें कोई चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। जैसे हमने ये सीक्वेंस लिखा है AGG-TCA, ऐसा कोई सीक्वेंस अगर हो और इसमें सी की जगह क्या हो गया? सी की जगह मान लीजिए यहाँ पर T बन गया, ठीक है, T आ गया, C हट गया और इसकी जगह पे T आ गया या G आ गया या कुछ और आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? जीन म्यूटेशन। इसकी वजह से जो इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाने की वजह से भी, न्यूक्लियोटाइड या हम बेस पेयर कह सकते हैं, इसके चेंज हो जाने से भी इसके फिनोटाइप में चेंज हो सकता है। कभी कभी नहीं भी होगा, लेकिन हो भी सकता है। अगर चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हुआ बेस में लेकिन उसे कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो म्यूटेशन नहीं है। लेकिन अगर इस बेस में चेंज हुआ और उसके कैरेक्टर में भी चेंज हुआ उस बेस चेंज हो जाने के वजह से, तो उसे हम कहेंगे जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है कि अगर एक सीक्वेंस मान लीजिए ऐसा है
जिसपे न्यूक्लियोटाइड्स हैं ए टी सी जी ए जी टी, अगर ऐसा कोई सीक्वेंस है सी, ठीक है, ऐसा कोई सीक्वेंस है तो इसमें डिलीशन या इंसर्शन के वजह से फ्रेम में चेंज हो जाए। फ्रेम में चेंज होने के लिए आपको समझना पड़ेगा कोडॉन क्या होते हैं। कोडॉन्स जो होते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिला करके एक कोडॉन, ये डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के, 3 बेसेस मिलकर के एक कोडॉन बनाते हैं, ठीक है। 3 बेसेस मिलकर के एक कोडॉन बनाते हैं जो एक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे AAT है, ये एक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। CGA है, एक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। GTC है, ये एक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जीन्स अल्टीमेटली करते क्या है, ये जीन्स जो होते हैं ये चेंज होते हैं प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स में कैसे चेंज होंगे, ये जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, ये चेंज होगा अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड की एक चेन बनेगी, अमीनो एसिड की चेन मिलकर के क्या बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है। तो ये अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो जीन्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा। अगर यहाँ पर कुछ और होता, ठीक है, तो कोई और अमीनो एसिड आ जाएगा, यहाँ पे कुछ और हो तो कोई और अमीनो एसिड आ जाएगा, कुछ और होगा तो यहाँ पे कोई और अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। हर ट्रिपलेट कोड के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है, ठीक है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ से एक सी गायब हो जाए, ये सी गायब हो गया, तो पहला अमीनो एसिड इसके वजह से बनेगा। जब ये गायब हो गया यहाँ से, तो दूसरा अमीनो एसिड अब बनेगा GAG के वजह से, ठीक है। और पहले क्या था, TGA की वजह से, और तीसरा बनेगा TG और नेक्स्ट इसके आगे मान लीजिए C रहा हो तो उसके वजह से। तो ये पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अमीनो एसिड एक चेंज होने की वजह से, एक डिलीट हो गया अगर वहां पर, या एक एक्स्ट्रा बेस इंसर्ट हो गया, तो पूरा फ्रेम जो है 3 का जो फ्रेम है वो पूरा शिफ्ट हो गया आगे, और पूरे अमीनो एसिड की चेन अब बिगड़ जाएगी, कुछ और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएंगे, कुछ और चेंजेस आ जाएंगे। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस की। किसके इनहेरिटेंस की, वो जेनेटिकल ट्रेट्स जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमें किसी एक ट्रेट को हमने कंसिडर किया, और हम कई जनरेशन्स पे, फैमिलीज में कई जनरेशन में उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस यूजफुल होती है जेनेटिक काउंसलिंग के लिए। जैसे मदर फादर के जीन्स के बारे में अगर नॉलेज है, तो उनका चाइल्ड कैसा होगा, कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स उस जो चाइल्ड बर्थ लेने वाला है उसमें पाए जा सकते हैं, इसकी जानकारी हमें पेडिग्री एनालिसिस से मिलती है, ठीक है। इसके कुछ सिंबल्स होते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, जैसे मेल का सिंबल ऐसे बनाते हैं, फीमेल, sex unspecified, affected individual, mating between relatives, parents above and children below, parents with male child, affected with, जो भी affected है उसको रेड से डिनोट कर देते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो उनके बीच में एक लाइन खींच देते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो बीच में लाइन नहीं खींचते। तो ये कुछ सिंबल्स हैं पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है जो होता है सिंगल जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो या अल्टरनेशन हो, उसके वजह से जो डिसऑर्डर होता है
उसे हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है टू ऑफस्प्रिंग, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस की तरह ही होता है। ठीक है, जैसे कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जैसे जीन्स का ट्रांसफर होता है, उसी तरह से इसमें इनका जो डिफेक्टेड जीन होता है उसका ट्रांसमिशन भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसी तरीके से होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोयूरिया, थैलेसीमिया। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये सारे डिजीजेस हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं जैसे किसी क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का आ जाना या किसी क्रोमोसोम का गायब हो जाना, एब्सेंट हो जाना, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। जैसे कि आपके कोर्स में ये 3 हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लिंटर सिंड्रोम और टर्नर्स सिंड्रोम। पहले हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में पहला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को हीमोफीलिया है तो उस पर्सन को अगर कहीं पे कट हो जाए तो ब्लड का, जैसे कहीं पे चोट लगती है तो क्या होता है, थोड़ी देर तक ब्लड निकलता है और उसके बाद ब्लड क्लॉट करता है और ब्लड उसके बाद नहीं निकलता है। लेकिन हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं करता है। जब ब्लड निकलना एक बार शुरू हुआ तो वो क्लॉटिंग की जो टाइम होती है, जैसे क्लॉटिंग का एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि कुछ सेकेंड्स में कितने देर में क्लॉट बन जाएगा। तो इनमें जो क्लॉटिंग का टाइम ड्यूरेशन होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्लॉट जल्दी नहीं बनता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और कट अगर गहरा हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो ह्यूमन की डेथ हो जाती है। तो ये हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया होता इस वजह से है क्योंकि इस डिजीज में जो प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है, अगर वो नहीं बनता है इस डिजीज में, वो प्रोटीन क्या है, जैसे हम जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए आपको पता है बहुत सारे प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जब ब्लड का क्लॉट बनता है। आरबीसीज जो होते हैं वो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इसके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ये फाइब्रिन बनाते हैं। ठीक है, फाइब्रिन का एक नेटवर्क बना लेते हैं, जहां पर भी कट होता है ये फाइब्रिन का ऐसे जाल बना लेते हैं। ये फाइब्रिन जो है फाइब्रिनोजन से बनता है, ये जाल बना लेते हैं जहाँ पे भी टिश्यू कट होती है, जिसके वजह से जो आरबीसीज हैं ये ऊर्ज बाहर निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क बनाने के लिए बहुत से क्लॉटिंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि एक जैसे फ्लो चार्ट होता है उस तरह से ये काम करते हैं कि पहले क्लॉटिंग फैक्टर 1 आएगा, कुछ बनाएगा, उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर 2 ये प्रोटीन है ये कुछ बनाएगा। तो इस तरह से जब ये बनते जाते हैं तो ये अल्टीमेटली फाइब्रिन बनाते हैं और क्लॉटिंग को मतलब क्लॉटिंग करते हैं, जिसके वजह से ब्लड बाहर या आरबीसी बाहर निकल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर किसी फैक्टर की, किसी क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाए, उस पर्सन में उस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो, नहीं हो, तो प्रॉपरली फाइब्रिन नहीं बनेगा या उसे बनने में बहुत टाइम लगेगा। इसी तरह की ये डिजीज है जिसमें फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 8 या क्लॉटिंग फैक्टर 9 ये नहीं बनता है। ठीक है, तो जीन्स में जो जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 बनाने के लिए, इनमें कुछ डिफॉल्ट हो जाए जिसकी वजह से ये फैक्टर्स नहीं बने तो हीमोफीलिया हो जाता है। ठीक है, तो ये किस टाइप की डिजीज है, ये डिजीज है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज का मतलब, सेक्स लिंक मतलब या तो ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होगी या फिर वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड, क्योंकि ये ह्यूमन डिजीज है, वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होगी। ये कैसी है, ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है, मतलब इसके जो जीन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, क्लॉटिंग फैक्टर के जो जीन्स हैं प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम पे।
ठीक है। तो ये एक्स क्रोमोसोम रेसेसिव डिजीज है। रेसेसिव डिजीज मीन्स कि अगर एक एक्स क्रोमोसोम में ये प्रेजेंट है तो मेल में क्या होगा, मेल में वो एफेक्टेड होगा क्योंकि उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। मेल्स एफेक्टेड होंगे, उन्हें हीमोफीलिया होगा। लेकिन फीमेल में क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर एक अफेक्टेड है, एक जो है अफेक्टेड है, तो वो फीमेल में हीमोफीलिया नहीं होगा जब तक कि दोनों एक्स क्रोमोसोम्स अफेक्टेड ना हो। अगर एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है और एक अफेक्टेड है तो वो फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी। लेकिन अगर जब दोनों एक्स क्रोमोसोम्स अफेक्टेड होंगे तो वो फीमेल जो होगी वो डिजीज होगी, वो हीमोफीलिया के उसमें सिम्टम्स होंगे, ठीक है। लेकिन मेल में क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो इसलिए अगर ये अफेक्टेड है तो मेल अफेक्टेड होंगे। ये डिजीज जो है वो पाई गई विक्टोरिया फैमिली में, क्वीन विक्टोरिया में ये अराउंड 1890s की बात है। क्वीन विक्टोरिया में ये अचानक से म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज आ गई इनकी फैमिली में और इनके प्रोजेनीज में भी ये ट्रांसफर हुई। तो प्रोजेनीज में जब ये ट्रांसफर हुई तो इनमें मेल्स अफेक्टेड हुए। 2-3 प्रिंसेस की डेथ इसी डिजीज की वजह से हो गई, हीमोफीलिया डिजीज की वजह से हुई। बहुत से नॉर्मल भी हैं, लेकिन अब इनकी फैमिली में कोई इस तरह की डिजीज का रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको रॉयल फैमिली डिजीज भी इसको कहा जाता है। अगर पूछा जाए रॉयल फैमिली डिजीज कौन सी है तो ये हीमोफीलिया है। जो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में जो हीमोफीलिया था उसमें जो फैक्टर म्यूटेटेड था दैट वाज क्लॉटिंग फैक्टर 9, ठीक है। अब इसको आप इससे देखते हैं पेडिग्री चार्ट से। अगर फादर में एक्स क्रोमोसोम जो है वो हीमोफीलिया है, उस पर्सन में फादर को हीमोफीलिया है, अफेक्टेड है, तो एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है इसका, और मदर अनअफेक्टेड है, एक्स एक्स अनअफेक्टेड है, तो इनके प्रोजेनीज कैसे होंगे, इन दोनों से ये बनेगा और इन दोनों से ये बनेगा। तो जितने मेल चाइल्ड होंगे उसमें कोई हीमोफीलिया नहीं होगा और फीमेल चाइल्ड भी जो होंगे उसमें भी कोई हीमोफीलिया नहीं होगा क्योंकि केवल एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है। ऐसी फीमेल्स में कोई सिम्टम्स नहीं होंगे लेकिन ये फीमेल्स कैरियर का काम करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर फादर अनअफेक्टेड है और मदर कैरियर है तो इसकी वजह से अगर इन दोनों का क्रॉस हुआ तो ये बनेगा, एक डॉटर जो होगी वो कैरियर होगी। इन दोनों का हुआ, इन दोनों का हुआ तो नॉर्मल डॉटर होगी। एक्स और वाई फर्स्ट वाले से हुआ तो जो सन होगा वो अफेक्टेड होगा क्योंकि एक्स अफेक्टेड है, और दूसरा अगर नॉर्मल वाले से होगा एक्स और इससे होगा तो क्या होगा, जो सन होगा वो अनअफेक्टेड होगा। तो फीमेल्स और मेल्स में अगर मेल में एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड वाला आ गया तो वो जो होगा मेल जो होगा वो अफेक्टेड होगा। इसीलिए बहुत से सन्स जो थे वो अनअफेक्टेड थे और कई सन्स अफेक्टेड भी थे। इस तरह से अगर फादर में हीमोफीलिया है, मदर कैरियर है, तो इसमें आपको बना के देखना पड़ेगा। इसमें एक डॉटर जो होगी वो कैरियर होगी, एक डॉटर अफेक्टेड होगी, एक सन अफेक्टेड होगा और एक सन नॉर्मल होगा, ठीक है। ये फ्लो चार्ट समझ में आ रहा होगा आपको कैसे बनाना है। फीमेल सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, फीमेल में डिजीज जब होगी जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, अफेक्टेड
जीन्स जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में हो तभी होगा। तो इस वजह से जो फीमेल्स थी वो उनमें ये रेयर केस था कि वो हीमोफिलिक होंगी, ठीक है। क्योंकि जो मदर थी वो कैरियर हो सकती थी, और जबकि हीमोफिलिक कैसे होंगी, जब मदर कैरियर हो और फादर हीमोफिलिक हो तो ही होमोजाइगस कंडीशन आएगी, और उस केस में ही फीमेल हीमोफिलिक होंगी। कब होंगी फीमेल हीमोफिलिक? जब मदर कैरियर हो और फादर हीमोफिलिक है। तो ये रेयर केस है, इस वजह से फीमेल का हीमोफिलिक होना रेयर था, ठीक है। तो ये जो डिजीज थी ये ट्रांसमिट हुई सन्स में, डॉटर में ट्रांसमिट नहीं हुई। डॉटर्स में वही बात हुई, डॉटर में जब ट्रांसमिट कब होगी, जब मदर और फादर दोनों अफेक्टेड हो, मदर कैरियर हो और फादर मतलब कैरियर हो या फिर अफेक्टेड हो और फादर अफेक्टेड हो, तो ही ये डिजीज ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट डिजीज इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया वो कैसा था, हीमोफीलिया कैसा था? हीमोफीलिया जो था वो एल्लोसोम सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट था, एक्स लिंक्ड ट्रेट था। ये कैसा ट्रेट है? ये है ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये आपको याद रखना है कि कौन सी डिजीज सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, कौन सी डिजीज रेसेसिव है, कौन सी डिजीज डोमिनेंट है, कौन सी ऑटोसोम से रिलेटेड है। तो ये सिकल सेल एनीमिया जो है ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। ये एक्स और वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है, ये ऑटोसोम से रिलेटेड है। ये कंट्रोल होती है एलील HbA से, हीमोग्लोबिन ए से। हीमोग्लोबिन का जो सीक्वेंस है, हीमोग्लोबिन के जीन का जो सीक्वेंस है उसमें चेंज होने के वजह से जो आरबीसी का शेप होता है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर ये एलील जो है HbS दोनों है, दोनों मतलब दोनों होमोजाइगस क्रोमोसोम में जो एलील है, एक में HbS हो और दूसरे में भी HbS हो, तो वो पर्सन डिजीज होगा। अगर एक में HbS हो और दूसरे में HbA मतलब नॉर्मल हो, तो वो पर्सन क्या होगा, वो पर्सन कैरियर होगा। अगर ये डिजीज होती है तो आरबीसी का शेप सिकल शेप इस तरह का शेप हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसीज एक दूसरे पर स्टैग हो जाती हैं और ये ऑक्सीजन को बाइंड प्रॉपरली नहीं कर पाती हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन से बाइंड करना, फिर ट्रांसपोर्ट करना। ये एक दूसरे पर इस तरह से स्टैग हो जाती हैं और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती हैं। ये होता कैसे है? ये होता है हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का बना किससे होता है? हीम और ग्लोबिन चेन से। हीम होता है, एक हीम होता है हीमोग्लोबिन में सेंटर में, और इससे 4 ग्लोबिन चेन जुड़े होते हैं, ठीक है। 2 बीटा चेन, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। तो इनका जो बीटा चेन होता है, इस बीटा चेन के अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। अमीनो एसिड क्या चेंज होता है? जो 6th अमीनो एसिड इसका होता है ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड बदल गया वेलिन में, ठीक है। जो अमीनो एसिड आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, ग्लूटामिक एसिड ये चेंज हो गया वेलिन में। इसके वजह से, इतना चेंज बस होने की वजह से ये पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर चेंज होने से आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये ग्लूटामिक एसिड वैलिन में चेंज कैसे हुआ? ये चेंज हुआ, जो ग्लूटामिक एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल कोडॉन है, ये है GAG। ये कोडॉन, इसमें एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ, अभी पॉइंट म्यूटेशन की हमने बात की थी। पॉइंट म्यूटेशन हुआ, ए की जगह आ गया यू, ठीक है। ए की जगह आ गया यू, तो GAG बदल गया GUG में, और ये GUG रिस्पॉन्सिबल होता है किस अमीनो एसिड के लिए? वैलिन के लिए। तो इस वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन में GAG जो ग्लूटामिक एसिड था उसकी जगह पे आ गया वैलिन, ठीक है।
तो ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक बेस में चेंज हुआ जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन में चेंज हो गया, अमीनो एसिड में चेंज हुआ जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन में चेंज हुआ और पूरा शेप ही आरबीसी का चेंज हो गया। तो ये था सिकल सेल एनीमिया। देखिए ये 6th पोजीशन है, यहाँ पे 1 2 3 4 पे बनाया है, इसके आगे 2 और सेट ऑफ कोडॉन्स होंगे। 6th पोजीशन पे GAG जो कि रिस्पॉन्सिबल था ग्लूटामिक एसिड के लिए, यहाँ पे आ गया GUG, ठीक है, GUG या हम उसमें बात करेंगे, अगर RNA में बात करेंगे तो GUG होगा और DNA में बात करेंगे तो GTG होगा। GTG में चेंज हो गया और ये बदल गया वैलीन में, वैलीन अमीनो एसिड में। इसकी वजह से ये सारा खेल बिगड़ गया और बन गया कुछ दूसरा, कुछ शेप ही चेंज हो गया। तो ये एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फेनाइलकीटोन्यूरिया। ये डिजीज है, ये भी कैसे डिजीज है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। जैसे सिकल सेल एनीमिया है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, उसी तरह फेनाइलकीटोन्यूरिया भी ऑटोसोमल, मतलब ऑटोसोम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, 6 क्रोमोसोम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें एक एंजाइम जो कि फिनाइल एलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये इफेक्टेड हो जाता है। एंजाइम जो फिनाइल एलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है ये इफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलानीन बदल जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में, ठीक है। इस फिनाइल पायरुविक एसिड में जब ये बदलता है, इसका एक्यूमुलेशन बॉडी में होता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डनेस होती है और ये फिनाइल पायरुविक एसिड ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है। और ये जो यूरिन एक्सक्रीट होता है ना, इसका कलर थोड़ी देर बाद यूरिन का कलर जो होता है वो ब्लैकिश हो जाता है। ये मेन सिम्टम है फेनाइलकीटोन्यूरिया का। अगर यूरिन थोड़ी देर बाद ब्लैक होने लगता है, दैट मीन्स इन द यूरिन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है। ये कैसी डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है, अभी मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ा हमने, नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या है कि किसी एक क्रोमोसोम, कोई क्रोमोसोम कम हो गया या कोई क्रोमोसोम बढ़ गया, उसके वजह से जो डिसऑर्डर होगा बॉडी में उसे हम कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जैसे कि है अगर एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी में कोई क्रोमोसोम मतलब डिलीट हो गया या कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, उसको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का बढ़ जाना, दैट इज पॉलीप्लॉइडी। अब ये होता कैसे है, एन्यूप्लॉइडी जैसे कि जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो दोनों दूसरे पोल्स पे जाते हैं, अलग अलग पोल्स पे जाते हैं क्रोमोसोम्स, ये जाते हैं। अगर किसी वजह से ये स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये दोनों क्रोमेटिड्स एक ही पोल पे चले जाएंगे। इस पोल पे कुछ आया ही नहीं, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो इसके यहाँ पे जो सेल्स बनेंगे डिवीजन के बाद उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गए, और यहाँ पे जो डिवीजन के बाद सेल्स बनेंगे उसमें लेस क्रोमोसोम्स हो गए। तो इस तरह से सेग्रीगेशन में अगर फेलियर होता है, क्रोमेटिड्स की सेग्रीगेशन में अगर फेलियर होता है, सेग्रीगेट प्रॉपरली नहीं होते हैं सेल डिवीजन के टाइम में, तो या तो लॉस होता है या फिर गेन होता है। इसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी, तो एन्यूप्लॉइडी में 2 तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, पहले आपने सेल डिवीजन पढ़ा है, तो सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद सेल का डिवीजन होता है। अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया,
लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये जितने क्रोमोसोम्स थे ये डबल नंबर में हो जाएंगे। अगर 12 क्रोमोसोम्स थे तो अब जो जनरेशन बनेगी उसमें 12 + 12 24 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी। पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया, दैट इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में ये दो टर्म्स हैं, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ट्राइसोमी मीन्स कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का जुड़ जाना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, उसको हम कहते हैं ट्राइसोमी। अगर 2n था, मान लीजिए 24 क्रोमोसोम्स थे, 12 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, सेग्रीगेशन के बाद, सेग्रीगेशन प्रॉपरली नहीं हुआ सेल डिवीजन में, और एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा एक तरफ चला गया, एक तरफ आया ही नहीं, तो एक एक्स्ट्रा मिल गया ना, तो इसकी वजह से जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिला उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइसोमी। अगर एक कम हो गया किसी वजह से तो इसको हम कहेंगे मोनोसोमी। तो इसको हम एम्पिरिकल फॉर्म में 2n + 1 लिख सकते हैं, इसको 2n - 1 लिख सकते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया तो हो गए 47 क्रोमोसोम्स। जैसे एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st क्रोमोसोम जो होते हैं वो 3 हो जाते हैं। होते कितने हो, 2 ना, तो होमोलोगस, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो जाएगी 18th क्रोमोसोम की। पटाओ सिंड्रोम में क्या होगी, 13th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। और किस क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो रही है, बस इतना याद रखना है यहाँ पे। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, ठीक है। सेग्रीगेशन प्रॉपरली नहीं होता है सेल डिवीजन के टाइम में, जिसकी वजह से एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। तो 46 की बजाय अब कितने क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पे 45 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। ये होता है टर्नर सिंड्रोम, जो कि मोनोसोमी का एग्जाम्पल है। डाउन सिंड्रोम, ये 3 सिंड्रोम्स आपकी बुक में है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में बताया आपको ट्राइसोमी होती है 21st क्रोमोसोम की। डाउन सिंड्रोम बताया आपको। उसके बाद क्या बताया था, पटाउ सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, 3 हो जाते हैं। इसको डिस्क्राइब किया था लैंगडॉन डाउन ने 1866 में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, बॉडी छोटी हो जाती है, टंग फरोड बीच में से थोड़ी कटी हुई रहती है, मुंह थोड़ा सा खुला रहता है, पाम्स ग्रीज रहते हैं, और ऐसा बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है, ये ऐसा, और आंखें भी कुछ इस तरह से हो जाती हैं, ठीक है। ये होता है डाउन सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। ये एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। इसमें जो होते हैं ये मेल्स में एडिशनल, जैसे XY है मेल है, अगर इसमें एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जाए, इस एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आने की वजह से इसमें फेमिनिन कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, या गायनिकोमैस्टिया जिसको कहते हैं, और ऐसे मेल्स स्टेराइल होते हैं, ठीक है। इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, इनमें मसल मास रिड्यूस हो जाता है, इनमें फेस और बॉडी हेयर्स बहुत लेस होते हैं, नॉर्मल मेल्स के जैसे नहीं होते हैं, ब्रॉड हिप, enlarged breast and enlarged belly fat like females. These are some of the characteristics which shows Klinefelter's syndrome, which is due to this extra X chromosome. नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल से निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम कितने हो गए, 45। ऐसी फीमेल्स जो होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, ओवरीज उनकी रूडिमेंट्री होती है, और बहुत सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, that is enlarged breast, ये सारे फीचर्स, menstruation साइकिल, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स
इनमें इरेगुलर होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ डिजीजेस हमने पढ़ी हैं, लेकिन इसको और डिटेल में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में फॉलो अप करेंगे। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और बहुत बहुत फिर से शुक्रिया आपको चैनल को वॉच करने का और इसे पसंद करने का। आप कमेंट में जब तक कुछ नहीं लिखते हैं तब तक मुझे पता नहीं चलता है कि आपने वो लेक्चर पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और कुछ न कुछ कमेंट ज़रूर लिखें, ताकि कि हमें आगे के वीडियोस बनाने के लिए इंकरेजमेंट मिलती रहे। तब तक के लिए शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।